हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ई मैक्स क्लासेस में आपका फिर से मैं वेलकम करता हूं। और आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो टोटली 10th और 12th दोनों बेस्ड पे होगी, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है हमारे बहुत नज़दीक और हमको कवरिंग करना है पूरा 10th का भी और 12th का भी। इसलिए दोस्तों ये तो 12th की सेकेंड बुक है। 12th में तो हमको सेकेंड बुक में पढ़ना पहला चैप्टर, लेकिन 10th का ये पहले ही टर्म में है, जिसकी वजह से हमको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लाइट, ये 10th का टर्म फर्स्ट का पहला चैप्टर है फिजिक्स का, और साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा 10th के लिए, और 12th के लिए भी जरूरी है। तो 10th और 12th का एक साथ वीडियो बनाया जाएगा ताकि 12th और 10th दोनों को एक साथ क्लियर कर जाएगा। जो भी टॉपिक्स हम आज पढ़ाएंगे ये 10th और 12th दोनों में कॉमन होगी। सो इसलिए प्लीज़ गाइज देखिएगा इसको ध्यान से। आज की जो वीडियो होगी पूरी तरीके से लाइट पर होगी दोस्तों। लाइट हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट? लाइट प्रकाश है क्या? एक्चुअल में 10th और 12th वालों को जो पेपर देना है, CBSE वालों को MCQ देना है, तो ना कोई डेफिनेशन जानना उनको, ना कोई प्रूफिंग जानना है। लेकिन हमारे यूपी बोर्ड वालों को जो पेपर देना है वो डेरिवेशन, प्रूफ, डेफिनेशन सब कुछ देना है। इसलिए उनके लिए थोड़ा सा आवश्यक है बेटा, और आप भी जानोगे तो आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज़ें होंगी, क्योंकि पहले किसी चीज़ के बारे में जाना जाता है फिर उसका आंसर दिया जाता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये आपको 12th लेवल पे बताया जाएगा बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो नाम आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो बेटा नाम आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से मिलके बना है। मीन्स एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों से मिलके बनता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और उसके द्वारा जो विकिरण, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विकिरण, रेडिएशन उत्पन्न होता है, मिला के हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारी ह्यूमन है उसको क्या करती है, जो हमारी आंखें हैं उसको डिटेक्ट करती हैं दोस्तों। तो ये इस चीज़ को और एक्स्ट्रा नॉलेज अगर रखनी है तो ये 12th में जानेंगे, क्योंकि बेटा अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बताया नहीं गया होगा, और 10th वालों के लिए पहला चैप्टर है। सो प्लीज़ कंसंट्रेट करिएगा कि लाइट और कुछ नहीं है। लाइट क्या है बेटा? बस एक ऐसी चीज़ है, या जो भी आप कुछ बोल दीजिए, ऐसा ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या ऐसा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं, या फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए, हमारी आंखों को उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं? लाइट। तो सिंपली प्रकाश कुछ नहीं है बेटा। प्रकाश क्या है कि एक ऊर्जा का रूप है जिसके मदद से कह लीजिए, या जिसके हेल्प से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और किसी के वस्तु को देखने के लिए वो हमारी आंखों को विजिबल बनाता है, कि हमारी आंख अगर उस वस्तु को देखेगी तो प्रकाश से ही देख सकती है। आप भी जानते हैं अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देखा जा सकता। जब भी किसी वस्तु को देखना रहता है तो हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? लाइट की। दिन में चलिए, दिन में तो सन की लाइट आती है। अगर रात में रूम में कोई चीज़ अगर आपको ढूंढनी है तो बोलते हैं लाइट ऑन कर लीजिए, या टॉर्च लेके जाइए, या मोबाइल का फ्लैश जला लीजिए। तो ये सब क्या है? लाइट है बेटा, जिनके मदद से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और वही लाइट हमारे आंखों को विजिबल बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो लाइट जो भी था आपने देख लिया। जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं रूम में पूरे तरीके से अंधेरा है, और हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया तो स्विच को ऑन करते ही हमारे आंखों पे क्या आई? लाइट आई। और उस लाइट के थ्रू रूम में रखी हुई सभी ऑब्जेक्टों को, जो कलरफुल थे या अनकलरफुल थे, जैसे भी ऑब्जेक्ट थे, सभी ऑब्जेक्टों को देखने के लिए जैसे ही हमने स्विच ऑन किया और वो लाइट जैसे ही हमारे आई के पास आई, उस वस्तु को इजीली हमने देख लिया। अगर हम स्विच ऑन नहीं करते और लाइट नहीं आती तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। तो इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए, ये जो रंगीन दुनिया है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं दुनिया बड़ी रंगीन और हसीन है, तो इस हसीन और रंगीन दुनिया को देखने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो पहली लाइट, और दूसरी हमारी आँख। तो ना बिना आँख के इस दुनिया को देखा जा सकता है, और ना ही बिना लाइट के। तो इस रंगीन दुनिया को देखने के लिए, इस दुनिया में जो रंगीन आदमी है उनको देखने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो लाइट, दूसरी हमारी आँख।
और हमारी आंख को किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आवश्यकता पड़ती किसकी है? लाइट की। होता क्या बेटा एक्चुअल में आपको मैं बताऊं तो बस इतना जानिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा रहता है और इस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही कोई लाइट आके इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्टेड होके हमारी आंखों में आती है, तब जाके उस ऑब्जेक्ट को हम इजीली देख सकते हैं। तो लाइट का काम क्या था कि उस ऑब्जेक्ट पे जाके इंसिडेंट होना, वहां से वो इंसिडेंट होने के बाद वापस कहां उसको आना? हमारी आंखों तक आना है। अगर लाइट इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारी आंखों में नहीं आती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते हैं। तो यूपी बोर्ड वालों को मैं बता दूं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो गिरने के बाद परावर्तन की घटना होने के बाद वो हमारी आंखों तक आता है और तब उस वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, इसलिए दोस्तों आते हैं सीधे। लाइट वैसे कोई पूछेगा क्या है कैसे, तो आप जान गए हैं। लाइट कितने प्रकार की होती है? लाइट दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है मोनोक्रोमोटिक लाइट और एक होती है व्हाइट लाइट। जो आपकी मोनोक्रोमोटिक लाइट होती है वो लिखा इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने वाली लाइट को कहते हैं मोनोक्रोमोटिक लाइट। अगर लाइट सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, चारों तरफ नहीं जाना उसको, सिर्फ एक डायरेक्शन में, इट हैव ओनली वन पॉसिबल डायरेक्शन, देन दिस लाइट इज कॉल्ड मोनोक्रोमोटिक लाइट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है लेजर लाइट। जो लेजर लाइट रेड कलर का नहीं देखते हैं, मार्केट में मिलता था पहले 20, 30, 50 जहां भी आप देखे होंगे, उसको जब आप जलाएंगे ना, मीन्स वहां जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो वहां से एक लाइट निकलेगी जो रेड कलर की होगी, बिल्कुल सीधी लाइन में जाती है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोक्रोमोटिक लाइट। दूसरी होती है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मतलब समझ लीजिए सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल सन। जो सन से लाइट आती है बेटा वो व्हाइट लाइट होती है, वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकती है, उसको जहां जगह मिलेगी तहां जाएगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जब लाइट अपने मर्जी से जहां मन करे तहां जा सके तो उसको बोल देना वो कैसी लाइट है? व्हाइट लाइट है। और जब लाइट की सिर्फ एक डायरेक्शन है तो मोनोक्रोमोटिक लाइट। एक डायरेक्शन भैया एक दिशा होगी तो मोनोक्रोमोटिक बोलेंगे, और मारे दिशा होगी तो व्हाइट लाइट बोल देना। ठीक, तो लाइट आपका हो गया। लाइट में लिखा हूं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट कुछ है नहीं, बस एक ऊर्जा का क्या है? रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसी वस्तु को देखने के लिए हमको आवश्यकता लाइट की पड़ती है, जो किसके रूप में मिलती है? ऊर्जा के रूप में मिलती है। और 12th वालों को मैं बता दूं कि अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपकी वीडियो बनेगी तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये क्या होती है? फोटान का पैकेट होता है बेटा। सीबीएसई 10, सीबीएसई 12, यूपी बोर्ड 10, यूपी बोर्ड 12, ये सुन लेगा। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक तो है, ऊर्जा का फॉर्म है, लेकिन उस ऊर्जा के फॉर्म में सबसे अहम जो रोल निभाता है वो होता है फोटान। और फोटान का पैकेट होता है, वो जो ऊर्जा होती है ना बेटा, फोटान का पैकेट होता है, वो जहां जहां गिरता है एक फोटान के पैकेट की तरह से गिरता है, जहां से इमिशन करता है। ये तो मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल 10 वाले जानेंगे। लाइट हमने देख लिया। अब लाइट में मेन रूप से देखिए 12 वाले थोड़ा 1 मिनट देखेंगे। ऑप्टिक्स को ही क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। ऑप्टिक्स में दो आता है, एक रे और एक वेव। आगे बताऊंगा आपको 12th वाले, फिलहाल आपको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मेन तरीके से जो आपका किरण है, रे को बोलते हैं यूपी बोर्ड वाले किरण। इसमें जो आपको मुख्य रूप से पढ़ना है बेटा वो दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है रिफ्लेक्शन और एक पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन और रिफ्रैक्शन को बोलते हैं अपवर्तन। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और एक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो टॉपिक है ये लाइट के बाद आने वाली है। तो आपने जान लिया कि लाइट क्या होती है। लाइट के बाद आपको एक चीज़ बताऊं, लाइट जब भी आएगी तो दो चीज आएंगे इनके साथ, एक आएगा ऑब्जेक्ट और एक आएगा आपका इमेज। यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं भैया वस्तु और इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब। तो दो चीजें हमको पढ़नी है, कौन कौन सी? ऑब्जेक्ट और इमेज, वस्तु और
प्रतिबिंब। तो वस्तु क्या होता है, जिस पे लाइट आके गिरती है। अब लाइट गिरने के बाद वहां से ट्रेवलिंग करेगी ना, गिरने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा, मतलब परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद वो निकलेंगी। तो परावर्तन के बाद अगर वो जाके किसी वस्तु मतलब किसी भी जगह पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये समझ लो, व्हेन द लाइट रे इज मीटिंग ऑन एनी पॉइंट देन दिस इज कॉल्ड इमेज। जहां पे लाइट जाके मिलती है, लाइट देखो जो हमारे मतलब यहां से लाइट आ रही है, अब लाइट हमारे यहाँ फॉल डाउन करेगी तो हमारी कहीं ना कहीं क्या, यहाँ से लाइट रे निकलेगी और इधर से भी निकलेगी। ये जहां जाके दोनों मीट करेंगे, जहां जाके मिलेंगे, वहीं क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे आती है, ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद वो जो जहां वो पॉइंट जाके मीट करेंगे बेटा, वहीं पे क्या बनती है, इमेज बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार से आपको पढ़ने, दो प्रकार से। पहला क्या है, रियल इमेज, और दूसरा क्या बोलते हैं, वर्चुअल। रियल को बोलते हैं वास्तविक, और इनको बोलते हैं भैया आभासी। तो दो चीजें हमको जानना है, एक रियल जाना है और एक क्या जाना, वर्चुअल। तो रियल और वर्चुअल में देखो नाम से ही पता चल जाए, इसका नाम वास्तविक है, इसका नाम आभासी। जिसको वास्तव में लिया जा सके, जिसको एक्चुअल में, जिसकी एक्चुअल बनाई जा सकने वाली जो होती है चीज, उसको क्या बोलेंगे, रियल। और जिसको एक्चुअल में नहीं बनाया जा सकता, उसे बस महसूस करके, एक आभास करके भैया कि हाँ ऐसा ही होगा। जैसे देखिए, एक तो क्या एक्चुअल में, हाँ भैया यही है, जो है वो यही है, जो है वही है, वो क्या होंगी, रियल होंगे। और एक क्या है, आभास करो कि वो वैसे रहे होंगे, वो वैसे रहे होंगे, देखे नहीं है लेकिन बस इतना आभास करेंगे कि ऐसे ही होंगे। तो जो ऐसी इमेज बनती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज। इसमें भी ज़्यादा आपको नहीं जानना, बस इतना जानिएगा, इमेज दो टाइप्स के, एक रियल और एक इमेज। जो एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। वर्चुअल को इमेजिनरी भी कहते हैं बेटा। एक होती है आपकी वास्तविक, दूसरी क्या होती है, आभासी। जब किसी चीज़ को, यूपी बोर्ड में बताता हूँ, पर्दे पर लिया जा सके तो उसे बोलते हैं रियल इमेज। और जब किसी चीज़ को, जब इमेज को पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है तो उसे क्या बोलते हैं, आभासी। पर्दे पे जब किसी चीज़ को ले सकते हो तो उसे क्या बोलना, वास्तविक। और पर्दे पे जब इमेज को नहीं ले सकते तो उसे क्या बोलते हैं, आभासी। अब ज़्यादा इसके बारे में भी हमको नहीं जानना है, सीधे आइए और आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो मैंने बताया ना, आपको दो टॉपिक्स पढ़नी है पूरे रे ऑप्टिक्स के अंदर। मतलब जो आपका प्रकाश है यूपी बोर्ड, हाँ यूपी बोर्ड के लिए जो प्रकाश है क्लास 10th में जो हमको पढ़ना है, इसमें आपकी जो पहली टॉपिक बनेगी वो बनेगी रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का मतलब आपका परावर्तन बनेगा। पहली टॉपिक आपकी होगी कौन सी, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता कुछ नहीं है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है, प्लेन, जिसको यूपी बोर्ड में बोलते हैं समतल मिरर। अब देखो जो मिरर होता है ना बेटा, आइए आपको पहले मिरर बता लेते हैं। देखो ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मिरर। मिरर को क्या बोलते हैं, दर्पण। आओ पहले इसको पढ़ते हैं। जो मिरर दर्पण है ना बेटा, कोई पूछेगा मिरर दर्पण, तो जानते हैं जिसमें अपना मुंह देखते हैं, वो सब क्या है, मिरर है। और मिरर कितने टाइप्स के, तीन। कौन कौन सा, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। प्लेन को यूपी बोर्ड में बोलते हैं समतल, कॉनकेव को अवतल, और कॉन्वेक्स को उत्तल। अब जो प्लेन के द्वारा, मतलब समतल के द्वारा जो आपकी इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी होंगी, वर्चुअल इमेज होंगी। ये भी याद कर लीजिएगा। अगर कोई पूछता है कि किसी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसी होती है, तो आप क्या बताएंगे, वर्चुअल होती है। अगर कोई पूछेगा कॉनकेव से कैसी इमेज बनती है, तो कॉनकेव से दोनों प्रकार की इमेज बनती है, वर्चुअल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है और इमेजिनरी भी बनती है, जिसको आप लोग जो बोलते हो आभासी। ठीक, तो वर्चुअल भी बनती है और रियल भी, रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। दोनों प्रकार की इमेज आपको बनेगी, किससे, अवतल से। और लास्ट में बनता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मीन्स होता है उत्तल। उत्तल से सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आभासी बोलते हो। तो ये तीन प्रकार से आपको दर्पण पढ़ने हैं। पहला क्या है, प्लेन, दूसरा क्या है, कॉनकेव, तीसरा क्या है, कॉन्वेक्स। तो प्लेन का मतलब बिल्कुल सीधा, प्लेन का मतलब बिल्कुल कैसा, फ्लैट। जो फ्लैट मिरर होंगे, किसी प्रकार के उसमें कोई घुमाव वगैरह नहीं होगा, जो बिल्कुल फ्लैट मिरर होंगे। जैसे ये देखते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट है। जो ये फ्लैट चीज़ें हैं ना, फ्लैट एकदम बिल्कुल प्लेन, तो जो प्लेन चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल मिरर। अब दो बच गए, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। तो जब पॉलिश
उभरे हुए भाग पर होगी। किस पर? उभरे हुए भाग पर पॉलिश होगी, तो इसे बोल देंगे कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। और जब पॉलिश आपके इंटरनल सरफेस पे होगी, मतलब अंदरी वाले भाग पे होगी, तो इसे क्या बोल देना भैया? कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर कितने प्रकार के? 3। प्लेन कैसा? बिल्कुल सीधा। और आपका कॉनकेव कैसा? ऐसे कर्व टाइप होगा, और जो कलर होगा कहाँ होगा? उभरे हुए भागों पर होगा। याद कर लीजिएगा, उभरे हुए भागों पर या एक्सटर्नल सरफेस पर होगा। और जो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स भी ऐसे स्फेरिकल टाइप होता है, और इसमें जो पॉलिश होती है वो इंटरनल सरफेस पे होती है, यानी भीतरी सतह पर की जाती है। तो आपको 3 प्रकार से हमने दिखा दिया क्या? मिरर। अब मिरर की सबसे बड़ी आपको ये बात बताऊं कि जो मिरर का पिछला फेस होगा बेटा ना, वो पूरी तरीके से पॉलिश किया होगा। जो भी मिरर का आपका पिछला शेप मिलेगा वो पूरी तरीके से कैसा होगा? पॉलिश होगा। अगर आप पॉलिश नहीं करेंगे तो जो लाइट रे आएगी वो वहां से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, मीन्स टकराने के बाद बाहर चली जाएगी। और हमको क्या करना है? रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में लाइट को वहां से टकरा के वापस उसी मीडियम में लाना है जिस मीडियम से हमने लाइट को रिफ्लेक्ट कराना स्टार्ट किया था। तो इसलिए लाइट रे बाहर ना निकल जाए, उसके लिए पीछे हम क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। तो आप बताइए, जब किसी भी दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे आप क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। तो अगर कोई लाइट ऐसे आएगी तो ये टकरा के बाहर जाएगी। अरे भाई, जब दीवार यहाँ लग गई, जैसे यहाँ मान लो क्या है दीवार हो गई, तो यहाँ कोई चीज़ आके गिरेगी तो क्या बाहर निकल जाएगी? अरे जायज़ सी बात है, इसको आना है तो टकरा के फिर उसी माध्यम में जाना ही पड़ेगा, बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि पीछे का जो रास्ता वो क्या है? बंद है। तुम आने के लिए जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में भैया जाओ, काहे कि आगे कहीं जगह नहीं है। तो ये क्या करते हैं? आगे कहीं जगह ही नहीं देते हैं। तो इनको मजबूर होके आते तो हैं, लेकिन टकराने के बाद वापस जाना पड़ता है उसी मीडियम में, और इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन की घटना। तो आपको जो ये पढ़ना है रिफ्लेक्शन, कुछ रिफ्लेक्शन बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है। जब कभी भी रे लाइट किसी भी प्लेन मिरर से या कॉनकेव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर से, कोई भी मिरर हो, जब लाइट रे मिरर से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली आती है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और हिंदी में परावर्तन। और बीच में आप ये क्या डाल लो? नॉर्मल डाल लो। अब ये भैया जो लाइट रे आती है बेटा ना, आने वाली को बोलते हैं इंसिडेंट। याद रखिएगा, आने वाली को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जाने वाली को गई कब? जब इसका क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन से बनता है रिफ्लेक्टेड। अब ये पूरी तरीके से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो चुकी है ना। तो वहां आई और आने के बाद टकराई और टकरा के वापस गई, तो टकरा के वापस गई तो उस रे का नाम क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। और ये बिल्कुल कैसी है भैया? नॉर्मल है। यूपी बोर्ड में लिख देता हूं, इंसिडेंट को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये जो टकराने के बाद वापस गए इसको बोलते हैं क्या? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और इसको बोलते हैं अभिलंब। समझे? तो जब कभी कोई भी रे या किरण किसी भी दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो उस पूरी घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन। टकराने के बाद वापस चली गई तो क्या बोलना? परावर्तन। आने वाली जो रे है, जो आने वाली रेखा है, किरण है, उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जाने वाली को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड या परावर्तित। बीच में क्या हुआ? नॉर्मल। अब इनका 2 ला था। पहला ला ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, जैस देख रहे हैं तीनों कैसे हैं? एक ही तल में हैं। इनका दूसरा ला क्या था कि जितने एंगल से वो आएगी, जितने कोण से वो आएगी, वापस उसको उतने ही कोण से जाना है। अगर सपोज करो कि वो 20 डिग्री से आई है तो जाएगी कितने डिग्री से? 20 डिग्री से ही जाएगी, ना 21 होगी ना 19 होगी। तो परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम क्या था कि जो आपकी इंसिडेंट रे होगी, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगा, तीनों एक ही प्लेन में होगा। और दूसरा ला ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
मतलब आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल I को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, जिसको आप लोग यूपी बोर्ड में बोलते हो आपतित कोण। क्या बोलते हो? आपतित कोण। और R को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको यूपी बोर्ड में बोलते हैं परावर्तित कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तित कोण। तो दो चीजें आपको जाननी थी किसमें? रिफ्लेक्शन के लॉ में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था? 2 था। परावर्तन के 2 नियम थे बेटा। पहला नियम क्या था कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा लाइन का ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो आपने ये कंप्लीट कर लिया किसका? रिफ्लेक्शन का लॉ। रिफ्लेक्शन का लॉ आपने देख लिया, लाइट क्या होती है वो जान लिए। अब आपको मैंने बता दिया, फिर से एक बार याद करा दूं कि जो दर्पण था, मिरर, वो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्लेन मीन समतल, कॉन्केव मतलब कैसा? अवतल, कॉन्वेक्स उत्तल। 3 प्रकार के आपको पढ़ लिए, तीनों का बता दिया कि ये कैसा होता है? उभरे हुए सतह पर एक्सटर्नल पॉलिश होता है। और जो आपका ये होता है, ये कैसा होता है? इंटरनल पॉलिश होता है। और प्लेन बिल्कुल कैसा होता है? सीधा होता है। जो आपका कॉन्केव मिरर होता है ना बेटा, वो क्या करता है? ये कॉन्केव है ना, तो कॉन्केव मिरर क्या करता है? जितने भी ये आपकी रे आ रही है ना, इन सभी रे को एक पॉइंट पर ला के मिला देता है। तो सभी रे को एक पॉइंट पर ला के क्या मिलाना, उसी को बोलते हैं कन्वर्ज करना। क्या करना? कन्वर्ज करना। जब आपके पास 20 जगह से कोई चीज़ें आ रही हैं, जैसे मान लो वहाँ से भी कोई चीज़ आ रही है, यहाँ से भी आ रही, यहाँ से भी आ रही, यहाँ से भी आ रही। अब चारों ओर से जो लाइट है ना, वो आके पर्टिकुलर एक पॉइंट पे है। जैसे देखे ना आप, वो देखे होंगे ये क्रिस फिल्म देखे होंगे, उसमें ऋतिक रोशन आपको, मतलब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे आपको लिए होंगे, एक पेन वगैरह लिए थे, जिसमें क्या हुआ था, चारों तरफ से लाइट आ रही थी, देखे होंगे ध्यान से। वो बिल्कुल उसी पेन पे क्या हो गई? कंसंट्रेट हो गई। चारों ओर से लाइट आई और एक पॉइंट पे क्या हो जाए? कंसंट्रेट हो जाए। जब चारों ओर से आके एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाए तो इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग। और यूपी बोर्ड में क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। और जब एक पॉइंट से चारों ओर निकलने लगता है तो उसे बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब फैलाना और कन्वर्जिंग मतलब मिलाना। तो चारों ओर से ला के एक पॉइंट पे मिलाना कन्वर्जिंग है, और एक पॉइंट से चारों ओर निकालना डाइवर्जिंग है। तो जब एक पॉइंट पर आके मिलेगा तो उसे बोलेंगे अभिसारी, और जब एक पॉइंट से चारों तरफ निकलेगा तो उसे क्या बोलेंगे? अपसारी। और देखिए इसमें होता क्या है, इसको बोलते हैं पी। पी मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको यूपी बोर्ड में बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं एफ मतलब होता है फोकस। फोकस यूपी बोर्ड में बोलते हैं और सीबीएसई बोर्ड में बोलते हैं। सी मतलब होता है सेंटर, और यूपी बोर्ड वाले कहते हैं केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ। सीबीएसई वाले कहते हैं फोकल लेंथ। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। तो आपको देखिए ना, मैंने इतना कुछ बता दिया। पूरे चैप्टर में आपको बस 2 टॉपिक्स पढ़नी है। एक आपको जो मिरर था वो मैंने दिखाया, और दूसरा क्या दिखा दिया? मिरर के टाइप बता दिया, रिफ्लेक्शन बता दिया। एक टॉपिक आपका बचा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले आइए देखते हैं कि जो मिरर है, मिरर तो हम जान गए कॉन्केव और कॉन्वेक्स और प्लेन। तो प्लेन मिरर का यहीं पे काम खत्म होगा। अब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की हम कुछ केसेस पढ़ेंगे, जिनमें आपको ये बताया जाएगा कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो इमेज फॉर्मेशन का काम कॉन्वेक्स और कॉन्केव को मैं पूरा कंप्लीट आपको दिखाता हूं, ताकि आपको इजीली याद हो जाए कि हमारी इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे होती है। आइए तो देखते हैं कि कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनती है। तो उसके पहले थोड़ा सा हम कुछ लॉ जान लेते हैं, और इन्हीं 3 लॉ के बेसिस पे इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इन लॉ का जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनको बारे में हम जान जाएंगे
तो इमेज का फॉर्मेशन बहुत आसानी से हम कर लेंगे। तो आइए पहले लॉ को जानते हैं। पहला लॉ ये कहता है कि जब भी कभी कोई रे यानी किरण इस लाइन के बिल्कुल कैसी जाएगी, पैरेलल, तो वो 100% फोकस से पास करेगी। याद रखिएगा, जब इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल कोई लाइट रे आएगी तो वो कॉनकेव मीन्स अवतल दर्पण से टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। और सुनिएगा, इसी का उल्टा, कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। अगर वो कहाँ से आ रही है, फोकस से, तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल से। तो याद रखे रहेगा, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी और फोकस से आएगी तो पैरेलल से जाएगी। अब ये लास्ट वाला क्या कहता है, जब कभी भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, यानी जिस पाथ पे आती है उसी पाथ पर वापस चली जाती है। तो इन्हीं तीनों लॉ को हमको याद करना है, इसी से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। एक बार और सुनिएगा, जब कभी पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से, उसी का उल्टा, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र पर वापस चली जाएगी। तो आइए देखते हैं पहला लॉ। ये ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसकी जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। कैसे बनती है, अब इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आती है, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, जब कोई दो लाइट रे बिल्कुल पैरेलल जाती हैं, आपको पता होगा, मैथ में पढ़े होंगे और ये आपको जानकारी होगी कि दो पैरेलल रे कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। वो कट कहीं नहीं करते, हम लोग ये मानते हैं कि अनंत पे यानी इन्फिनिटी पे, जहां हम कहीं देख नहीं सकते वहीं पे वो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी। उसी का उल्टा, अगर कोई लाइट रे कहाँ आएगी, इन्फिनिटी से आएगी, तो मतलब समझेंगे वो बिल्कुल कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। अरे भाई, जब पैरेलल है तो कहाँ कट करेगी, इन्फिनिटी पे, तो जब इन्फिनिटी से आएगी तो कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो वही केस है, जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे तो वहाँ से जो लाइट रे निकलेगी बिल्कुल कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाने के बाद दोनों फोकस पे यानी फोकस पर आकर मिलेंगी, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा यानी जो आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, फोकस पर होगा। तो इमेज फॉर्मेशन का जो पोजीशन होगा, वो कहाँ पे होगा, एफ पर। कहाँ होगा भैया, एफ पर। प्रकृति कैसे होगी, आगे बन रहा है। तो आपको ये बता दूं कि जब प्रतिबिंब आगे बनेगी यानी दर्पण के सामने बनेगी तो वो कैसा होगा, आभासी नहीं होगा, वास्तविक होगा। क्यों, आभासी को मैंने बताया था जिसको आभास करे, और आभास कब करेंगे, जब वो दर्पण के कहाँ होगी, पीछे होगी। भाई पर्दे के पीछे होगी, जिसको हम नहीं देखेंगे, खाली आभासन करेंगे कि ये वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन अगर सामने की तरफ बनेगी तो उसको स्पष्ट देखेंगे, और जब देखेंगे तो ये तो डेट श्योर हो जाएंगे कि हाँ भैया यही है। और जब यही है तो वो कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक का मतलब इनकी जो प्रकृति होती है रियल एंड इन्वर्टेड होती है। आपको ये बता दूं कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, मतलब वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आएगा। जब भी कभी आपकी जो इमेज वास्तविक बनेगी यानी रियल बनेगी तो हमेशा कैसी होगी, उल्टी होगी, और जब वर्चुअल होगी तो वो कैसी होगी, सीधी होगी। तो अगर आप वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा फोकस पर होगा, और वो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी होगी। आकार कैसा होगा, बिंदु आकार का होगा। बिंदु मतलब बहुत छोटा बिंदु आकार का होगा, मीन साइज में पॉइंट साइज बोल सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज का फॉर्मेशन होगा जो बहुत छोटी होगी। दूसरी केस, अब आप कहाँ आ गए, सी के पीछे। पहले इन्फिनिटी पे थे तो इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आएंगे तो सी के कहाँ जाएंगे, पीछे। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु सी के पीछे होगा तो जो उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सी और एफ के बीच में होगा। एक लाइन कैसी आएगी, पैरेलल आएगी, और जो लाइन पैरेलल आएगी वो कहाँ से जाएगी भैया, फोकस से जाएगी। उसी का उल्टा, जो लाइन फोकस से जाएगी वो कैसी होकर जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो ये दोनों जहाँ मीट करेंगे बेटा, यहीं पे मीट कर रहे हैं, तो यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और इमेज का फॉर्मेशन फिर कहाँ हुआ, सामने की तरफ, लेकिन कहाँ हुआ, सी और एफ के बीच में। तो स्थिति बोलेंगे सी और एफ के
बीच में, कहाँ? सी और एफ के बीच में। प्रकृति कैसी होगी? सेम होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और कैसे होंगे? उल्टे होंगे भैया। आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब से क्या, जो प्रतिबिंब का आकार होगा यानी जो इमेज की साइज होगी वो वस्तु के मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से कैसी होगी? छोटी होगी। तो लिख दीजिएगा स्मॉल इन साइज। कैसी? स्मॉल इन साइज, मतलब वस्तु के आकार से छोटा। यूपी बोर्ड में बोला जाए तो वस्तु के आकार से छोटा। और तीसरी के साथ ही अब थोड़ा सा और आगे आइए ना, तो अब सी के पीछे तो अब कहाँ जाइए? सी पर। तो जब आप सी पर होंगे तो आपकी जो प्रतिबिंब यानी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी कहाँ होगा? सी पर। तो जब वस्तु सी पर रखा जाएगा तो उसका इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ होगा? सी पर होगा, यानी इसकी स्थिति कैसी होगी? सी पर। और प्रकृति फिर कहाँ बन रहा है? सामने की तरफ। तो सामने की तरफ बना तो रियल एंड इन्वर्टेड। और ये जब सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, तो सेम साइज का इमेज फॉर्मेशन होता है। कैसा? सेम साइज का। अब देखिए ना, आप जैसे जैसे मतलब दर्पण को इंग्लिश में अगर कहा जाए तो मिरर, आप जैसे जैसे मिरर के पास आ रहे हैं आपकी जो इमेज है वो मिरर से कहाँ जा रही है? दूर जा रही है। याद रखिएगा, आपका जो वस्तु के स्थिति होगी यानी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो जैसे जैसे कहाँ? मिरर की तरफ आएगी, आपकी जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो मिरर से दूर जाएगी। तो आप इन्फिनिटी पे थे तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पर। आप और पास आए, सी के पीछे आए तो इमेज थोड़ी आगे चली गई, सी और एफ के बीच में। आप बिल्कुल सी पर आ गए तो इमेज फॉर्मेशन कैसा हो गया? सी पर हो गया। अब बिल्कुल उल्टा देखेंगे, अब आपकी बारी आने वाली सी और एफ के बीच में। किसकी? ऑब्जेक्ट की। अब बताइएगा, जब वस्तु को ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? सी के पीछे होगा। क्यों भैया? जब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ हुआ था? जब सी के पीछे रखेंगे तो कहाँ हुआ था? सी और एफ के बीच में। तो अब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो ये कहाँ बनेगा? सी के पीछे। तो आप बोल सकते हैं बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। अब भी कहाँ बन रहा है? जो मिरर है उसके बिल्कुल कहाँ जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो मिरर के बिल्कुल सामने की तरफ हो रही है। तो अब भी ये नेचर में कैसे हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। अब जैसे जैसे आप मिरर के करीब आएंगे साइज अब आपकी बढ़नी शुरू होगी, तो बोलेंगे लार्जर इन साइज। मीन्स जो आपका इमेज होगा ऑब्जेक्ट से कैसा होगा? बड़ा होगा। और पांचवी के साथ ही आप और पास आ गए, फोकस पर आ गए। तो आप बताइए फोकस पर कब बना था? जब आप कहाँ थे? इन्फिनिटी पे थे। तो आप फोकस पर आ गए तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। जस्ट इसी का उल्टा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पर बनी थी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? फोकस पर रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। तो पोजीशन कैसी होगी भैया? एट इन्फिनिटी लिख दीजिए। नेचर सामने की तरफ, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज में कैसे? लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। अब छठी के साथ ही आप एफ के पास आ गए हैं। लास्ट पॉइंट होता है पी। अब एफ और पी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। कहाँ रखेंगे भैया? एफ और पी के बीच में। तो जब एफ और पी के बीच में रखेंगे, ये लास्ट केस याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। 5 केसों में आपने देखा कि जो आपकी इमेज थी वो कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड थी। लेकिन जो आपकी ये छठवीं केस है इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो आपकी इमेज बनने वाली है वो दर्पण के पीछे बनने वाली है, यानी मिरर के पीछे, बियॉन्ड द मिरर जाएंगे। तो जो पोजीशन होगा ना आपका किसका? इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है एफ और पी के बीच में रखने से, पहली बात तो ये दर्पण के कहाँ गए? आप पीछे आ गए। तो जब दर्पण के पीछे आ गए तो नेचर में इनको बोलेगा कैसा है? तो नेचर में बताना ये लोग रियल इन्वर्टेड थे, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा भैया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब यूपी बोर्ड को बताता हूं। वर्चुअल मीन्स होता है आभासी और इरेक्ट मतलब होता है बेटा सीधा। इरेक्ट मतलब सीधा। तो जब आप एफ और पी के बीच में होंगे तो जो आपकी इमेज होगी वो दर्पण के पीछे बनेगी
और वो नेचर में कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा। और पोजीशन कैसी होगी, लार्जर इन साइज, ये भी होगा, यानी आपके वस्तु के आकार से जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो बड़ा होगा। सॉरी, पोजीशन बोलना है, पोजीशन के लिए लिख दीजिएगा बियॉन्ड द मिरर। क्या लिखेगा, बियॉन्ड द मिरर। और जो इनकी साइज होगी वो होगी लार्जर इन साइज। तो हाँ दोस्तों, आपने देख लिया कि जो अवतल दर्पण से यानी कॉनकेव मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो 6 प्रकार से हुआ, जिसमें 5 प्रकार में जो हमारी इमेज बनी थी वो रियल और इन्वर्टेड बनी थी। 6वीं केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा तो जो हमारा इमेज हुआ वो दर्पण के पीछे बना, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक बात याद रखिएगा, जब आपका इमेज का फॉर्मेशन मिरर के सामने होगा तो उसकी जो क्या होगा, प्रकृति होगी, यानी उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और जब आपकी इमेज बियॉन्ड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे, तो वो पोजीशन में कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो याद रख लीजिएगा, 5 नहीं 6 केसेस हैं। 5 केसेस में कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, और 6वीं केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। इससे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई वाले, जरूर देख लीजिएगा। जब इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पे, सी के पीछे होगी तो एफ और सी के बीच में, अगर सी पर होगी तो, अगर ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज भी कहाँ होगी, सी पर होगी। और उसी का उल्टा, जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज सी के पीछे होगी, और जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे होगी। और लास्ट केस, जब फोकस और पोल के बीच में होगा तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो मिरर से पीछे होगा, और उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 केसेस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको कॉन्वेक्स मिरर दिखाते हैं। अवतल दर्पण का हमने देख लिया था, आइए अब उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। देखिए, बिल्कुल जो 3 लॉ आप पढ़े थे अवतल दर्पण में, वही तीनों लॉ आप पढ़ेंगे किसमें, उत्तल दर्पण में। लेकिन मैंने आपको बताया था कॉनकेव में क्या होता था कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता था सामने की तरफ होता था। 6वीं केस में क्या हुआ था, जब हमने वस्तु को एफ और पी के बीच में रखा था तब जाके हमारा जो प्रतिबिंब था वो दर्पण के पीछे बना था। इनमें क्या होगा, जब उत्तल दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो 2 केस आएंगी, और दोनों केस में जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे होगा। तो आइए इनका भी तीनों लॉ जानते हैं। जब कोई लाइट रे बिल्कुल कैसी आएगी, पैरेलल आएगी, समांतर आएगी, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस पर। लेकिन दर्पण के पीछे नहीं ना हम दिखा सकते हैं भाई। दर्पण का जो ये आपका मिरर बन चुका है तो मिरर के पीछे क्या है, पॉलिश है। तो जब मिरर के पीछे पॉलिश है तो कोई लाइट रे तो पीछे जाएगी नहीं। हाँ, बस हम ये महसूस करेंगे, आभास करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सिर्फ हम लोग आभास करते हैं कि ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। इसको देखने के लिए हमने इसके बिल्कुल सीधे में हमने एक लाइन ड्रा कर दिया जो ये बताती है कि ये लाइन रे कहाँ से जाएगी, फोकस से। उसी का उल्टा, जब कोई लाइट रे फोकस से होकर जाएगी तो वो आपको पता होगा आपके ये जो प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन होगी इसके बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। और तीसरा लॉ होता है, जब कोई लाइट रे सेंटर से पास करती है तो वो सेंटर से ही जाती है और अदर पाथ को फॉलो नहीं करती है। तो पहली केस होगी जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। याद रखिएगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। जब हम लोग वस्तु को अनंत पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो याद करिए इसके पहले वाली केस में हम पढ़े थे, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, फोकस पर हुआ था। सेम केस जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होगा। तो वही सेम चीज़ है भैया, फोकस पर फॉर्मेशन होगा। और ये बन कहाँ रहा है, मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे। तो बोलेंगे ये कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। बिल्कुल छोटा जो एफ पे बनेगा ना, बिल्कुल पॉइंट साइज का इमेज बनता है। दूसरी केस क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पी और इनफाइनाइट के बीच में। एक तो होगा जब आप इनफाइनाइट पे रखेंगे, और एक बोल दीजिए पी और इनफाइनाइट के बीच में, मतलब अनंत और पी के बीच में कहीं भी आप रख दीजिए
तो जो इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, P और F के बीच में। पीछे भी इसके जो पढ़े थे, जो अवतल दर्पण में पढ़े थे वही उत्तल दर्पण में भी लागू होगा, बस अंतर यही है उसमें सामने की तरफ बना था तो कैसा था, रियल और इन्वर्टेड था, इसमें पीछे की तरफ बनेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। जब आप P और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो P और F के बीच में बनेगा। और जो आप देख रहे हो ना, आपका इमेज जो आपको दिख रहा होगा ना, ये इमेज वाली लाइन है, ये ऑब्जेक्ट के लाइन से बिल्कुल कैसा है, छोटा है। जिसकी प्रकृति कैसी होगी भैया, नेचर कैसा होगा इनका, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा क्योंकि पीछे बने हैं, और जो इनका साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो हम लोग स्टूडेंट ये कंप्लीट कर चुके हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स से किस प्रकार से होता है। हमने रिफ्लेक्शन जान लिया, इमेज का फॉर्मेशन जान लिया। थोड़ा सा हम लोग बस देखते हैं साइन कन्वेंशन वगैरह देखना है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो इमेज होता है उसको क्या बोलते हैं, इमेज की साइज को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की साइज को क्या बोलते हैं। तो ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इमेज फॉर्मेशन होती कहाँ है, उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, ये आपने देख लिया। लेकिन और जो आपको जैसे आपको पढ़ना होगा मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला आगे आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी टॉपिक है उसी मिरर फार्मूले में आपको साइन कन्वेंशन बताएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप इतना ही बस देख लीजिए।